मेरे भाइयों, अब हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट एक एक करके हम लोग फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट समझाऊंगा। ठीक है ना, मेरी बात बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। जो जो बातें मैं कहूँ, बस वो बातें याद रखना और प्रॉपरली फॉर्मेट समझना। सबसे पहले देखो, जर्नल एंट्री होती है समझनी, लेकिन मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आप लोग डायरेक्ट अकाउंट समझ लोगे तो जर्नल एंट्री बहुत ईजी हो जाएगी। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है, ठीक है ना, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। और ध्यान रखना, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग ऑफ ए प्रॉफिट एंड लॉस और लास्ट में बनती है बैलेंस शीट। तो जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, उनमें आप लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है ना, और इसके लिए लिखते हो एज ऑन, क्योंकि मेरे भाइयों ये 31 मार्च को बनती है। ठीक है ना, आखिरी दिन पे बनती है, इसीलिए एज ऑन 31 मार्च की 31 मार्च को ये क्या दिखाई दे रही है। और मेरे भाइयों, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में आप उस पूरे साल के दौरान क्या हुआ उस आखिर में वो बात बताते हो। ठीक है ना, तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट लिखोगे और उसके बाद लिखोगे फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी वो ईयर है उसके बाद लिखोगे आप। ये साइड आपका डेबिट होगा, ये साइड आपका क्रेडिट होगा। इसमें आपको सिंपली लिखना है पर्टिकुलर्स अमाउंट, सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप इसे लेजर टाइप बना रहे हो तो डेबिट में 2 लिखना और क्रेडिट साइड में जो भी अकाउंट लिख रहे हो उसके लिए बाय लिखना। डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाय लिखना, उसके अलावा और कोई बातें नहीं है। मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रेडिंग अकाउंट जनरली सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो एंड देन आप इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। ठीक है ना, और इनके क्या काम है मैं समझा रहा हूँ अब आपको। ट्रेडिंग अकाउंट जनरली एक फैक्ट्री, मतलब आपका जो बिजनेस है उसमें आप माल को बनाते हो, कच्चा माल खरीद के लाते हो, उसके बाद उसे बनाते हो। तो वो सारे डायरेक्ट खर्चे या मैन्युफैक्चरिंग खर्चे, माल बनाने के खर्चे या उसकी ही इनकम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आती है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो इसके बाद बनाएंगे उसमें सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो हमारे माल बनाने से रिलेटेड नहीं है, हो सकता है माल को बेचने से रिलेटेड खर्चे हो, वो खर्चे उसमें रिकॉर्ड किए जाएंगे। मेरे भाई समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना मेरी बात। जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, डेबिट साइड में जो आप बिजनेस शुरू करते हो उसमें सबसे पहले आपको इस साल का ओपनिंग स्टॉक डालना पड़ता है। जब आपने बिजनेस शुरू करा होगा तो ट्रायल बैलेंस में आपको जानकारी दे रखी होगी और लिखा होगा वहां पे ओपनिंग स्टॉक। तो 2 ओपनिंग स्टॉक लिख सकते हो, यहाँ पर आप एक अमाउंट डालोगे और कुछ नहीं है। इसी के सेम बिल्कुल ऐसे यहाँ पे आपका ओपनिंग स्टॉक आएगा और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पर क्या आ सकता है, 2 परचेज अकाउंट आ सकता है मेरे भाइयों। ठीक है ना, 2 ओपनिंग स्टॉक अकाउंट है, उसके बाद 2 परचेज अकाउंट आ सकता है। अच्छा, परचेज अकाउंट में एक प्रॉब्लम रहती है मेरे भाइयों। ठीक है ना, क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है कि हो सकता है आपने जो परचेज करी थी वो 10 रुपए की करी थी, लेकिन उसमें से कुछ सामान आपने रिटर्न कर दिया, तो उसे रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, रिटर्न कर दिया। ठीक है ना, या फिर परचेज रिटर्न कह लो। या फिर हो सकता है कुछ उसमें से आपने कुछ सामान जो आपने खरीदा था उसमें से कुछ आपने अपने मालिक ने अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लिया हो, ड्राइंग्स कह लो, या कुछ उसने सैंपलिंग कर दी हो, फ्री सैंपलिंग, या वो कुछ सामान उसका चोरी हो गया हो जिसमें आग लग गई हो, कुछ भी सारी चीजें हो सकती हैं मेरे भाइयों। तो वो सारे ही इसमें से माइनस हो जाएंगे। और मैं अभी आप पे डीपली नहीं बता रहा कि ड्राइंग्स सैंपलिंग में बांट देना, लॉस बट बांट देना, इसको 2 मिनट इग्नोर कर दो। जब मैं नेट प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाऊंगा, प्रॉपरली फुल फ्लेज पे धीरे धीरे आऊंगा, तब उसके बारे में एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी इग्नोर करो, अभी आप सिर्फ रिटर्न आउटवर्ड पे फोकस करो कि परचेज है। ठीक है ना, तो देखना कैसे लिखूंगा मैं इसे, कि जितना भी है, अगर कुछ परचेज है, अगर परचेज के अलावा परचेज रिटर्न नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट परचेज। लेकिन अगर मुझे पता है परचेज रिटर्न भी है तो मैं लिख दूंगा लेस परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, और मैं उसे माइनस करने के बाद यहाँ पर फिर अमाउंट लिखूंगा। तो अभी आप सिर्फ परचेज रिटर्न सीखो। ठीक है ना, इसके बाद मेरे भाइयों और क्या हो सकता है, आप देखो, आप फैक्ट्री में जो आप लेबर आपकी काम करती है उनको आप दिहाड़ी देते हो।
ठीक है ना। तो मेरे भाइयों उनको जो दिहाड़ी देते हो वो आएगी। दो तरीके से चीजें लिखी हुई आ सकती है, ऐसा लिखा हुआ आ सकता है, एक लिखा हुआ आ सकता है ऐसे वेजेस एंड सैलरी अकाउंट, और मेरे भाइयों एक लिखा हुआ आ सकता है ऐसे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। ठीक है ना, ये दोनों का मतलब अलग है। देखो दोनों में वेजेस एंड सैलरी बात करिए और सैलरी एंड वेजेस बात करिए। ये वाला वेजेस एंड सैलरी जिसमें पहले वर्ड वेजेस यूज हुआ है तो इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, वो ट्रेडिंग में लिखा जाएगा। लेकिन अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ होगा मेरे भाइयों तो वो सैलरी पे फोकस करना, और सैलरी डायरेक्ट खर्चा नहीं माना जाता, ऑफिस का खर्चा माना जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, ट्रेडिंग में नहीं आएगा मेरे भाइयों। और अगर सिंपल सा वेजेस लिखा हो तो लिख दो, लेकिन अगर सिंपल सा सैलरी लिखा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अगर इस टाइप से आ जाएगा तो मैं आपको चीजें समझा चुका हूँ। इसके बाद कुछ और खर्चे, डेबिट साइड सारे खर्चे आ रहे हैं, ठीक है ना। और क्या क्या खर्चा हो सकता है मेरे भाइयों, एक हो सकता है फ्रेट, है ना, जिसे हम फ्रेट के साथ साथ कार्टेज, है ना, और उसे हम कैरेज, ये सारे खर्चे कहते हैं। तो मेरे भाइयों लेकिन ये वाले खर्चे इनवर्ड वाले होने चाहिए, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल आज आपने कच्चा माल खरीदा 10 रुपए का, ठीक है, आपने कच्चा माल जब 10 रुपए का खरीदा तो आप उसे लेकर आ रहे हो, तो दुकानदार जिससे आप लेकर आ रहे हो उसने कहा कि भैया इसको तो आपको रेडी में लेके जाना पड़ेगा, 2 रुपए की रेडी का खर्चा है और आपको ही देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है बाबूजी 2 रुपए खर्चा दे देंगे, आप जरा हमें सामान दे ही दो, ठीक है ना। तो सामान लेके आ जाओगे मेरे भाइयों, तो उस आप रेडी का खर्चे को फ्रेट कार्टेज या कैरेज का खर्चा कहते हो। अब आप समझो सामान आपने खरीदा और वो आपके पास आ रहा है, तो सामान जो आ रहा है तो रेडी का खर्चा तो है लेकिन इनवर्ड है, आपकी तरफ आ रहा है। अब कल को आप सामान बेचते हो माल वाल बना के, ठीक है ना, तो माल वाल बना के आप सबको आप सर्विस दे रहे हो, तो आपने सर्विस देते हुए कहा कि वैसे तो ऐसा नहीं होता पर फिर भी आपने कहा कि जब हम किसी को सामान बेचेंगे तो हम उनकी रेडी का खर्चा उनके घर तक पहुंचाने का वो भी हम पे करेंगे। तो वो वाला खर्चा फ्रेट कैरेज और कार्टेज आउटवर्ड होता है, वो गया बाहर, वहां रेडी पहुंचाया, वहां का खर्चा आउटवर्ड, और एक होता है इनवर्ड जो हमने पे किया। तो मेरे भाइयों अगर ये कभी भी इनवर्ड लिखा हुआ है तो ये हमारा खर्चा डायरेक्ट हमारी परचेज से रिलेटेड है, हमने झेला इसको। लेकिन ऐसा खर्चा जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, वो सेल का खर्चा हमने सिर्फ प्रमोशन करने के लिए करा कि जी हम आपके घर पे ही पहुंचा देंगे रेडी में, तो सिर्फ फ्रेट आउटवर्ड है, वो हमारा इनडायरेक्ट खर्चा है, वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। मेरे भाइयों ये खर्चा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मेरे भाइयों ध्यान समझना, फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है ना, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है टू पावर एंड फ्यूल, ठीक है ना, पावर एंड फ्यूल, या सिर्फ पावर या फिर सिर्फ फ्यूल या इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा। वैसे तो जनरली पावर और फ्यूल कहेगा तो ही, इलेक्ट्रिसिटी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना, पावर और फ्यूल लिखा हुआ होगा तो ही ट्रेडिंग में लिखना मेरे भाइयों। यानी कि डायरेक्ट सारे खर्चे यहाँ पर आपको लिख लेने हैं और कुछ नहीं है। इसी से रिलेटेड इतने ही खर्चे आएंगे, सारे खर्चे आपको याद हो जाने चाहिए कि किस किस से रिलेटेड खर्चे आ सकते हैं, और फिर आपका ट्रेडिंग में सारा खर्चा आ जाएगा। और सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ही आना चाहिए, ध्यान रखना, इसके बाद परचेज ही आना चाहिए, फिर दिहाड़ी, फिर बाकी चीजें ऊपर नीचे कर सकते हो, पर ध्यान रखना मेरे भाइयों इधर सबसे पहले कुछ नहीं है। देखो लॉजिकली इधर सबसे पहले तो कुछ नहीं, इधर लॉजिकली तो सेल्स ही आती है, क्योंकि जब आप माल बेचते हो तो पैसा आता है। लेकिन सेल में भी एक प्रॉब्लम है, अगर सेल रिटर्न नहीं हुई, हमने किसी को माल बेचा और वापस नहीं आया तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो। लेकिन अगर भाई मान लो बाई चांस रिटर्न आया हो तो उसमें से रिटर्न इनवर्ड को मेरे भाइयों माइनस कर देना और फिर इन दोनों का बैलेंस यहाँ लिख देना। ठीक है ना, क्लियर है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत तो नहीं। बस बाय सेल्स लिखा और सेल में से अगर कुछ रिटर्न आ गया तो वो लिख दिया। इसके बाद मेरे भाइयों कुछ नहीं होता है, याद से इस चीज को लिख देना जो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, जैसे यहाँ ओपनिंग स्टॉक है वैसे यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है, इसको याद से लिख देना मेरे भाइयों। और उसके बाद कुछ मत करना, अपना जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसकी आप कर लेना बैलेंसिंग। ठीक है ना, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इसकी आप कर लेना बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल इस साइड का टोटल आपको ज्यादा लग रहा है तो आप ये सारा खर्चा, अब देखो ये खर्चा है, खर्चे में से कमाई माइनस करो, इसका मतलब खर्चा 10 रुपए है और कमाई फॉर एग्जाम्पल 8 रुपए है, तो आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो इस साइड अगर आपका बैलेंस बचा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 आया, यहाँ आप 10 लिखोगे और 10 में से ये 8 रुपए, इसको घटाओगे या 2 रुपए बच गया, तो मेरे भाइयों ये कहलाता है ग्रॉस, ठीक है ना, लॉस। ठीक है ना, ग्रॉस लॉस। इसे नेट क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि मेरे भाइयों ये अभी ग्रॉस वैल्यू है, अभी इसमें से तो और छोटे मोटे या बिजनेस से रिलेटेड और खर्चे अभी माइनस होने हैं,
करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं करे हैं। तो जब नहीं करे हैं तो तब तक इसे ट्रेडिंग अकाउंट से सिर्फ ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट ही कहेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी सेल ही 10 रुपए की होती और हमारे सारे खर्चे अगर 8 रुपए के होते तो 2 रुपए का बैलेंस इधर बचता, तो हम इसको लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। यानी कि आप समझ गए होंगे, लेफ्ट साइड बचेगा तो प्रॉफिट, राइट साइड बचेगा तो लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद पता है क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये इसके नीचे ब्रैकेट में लिख देना है। यहां होगा तो यहां पे भी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इधर की साइड है, उधर ट्रांसफर डेबिट में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट है तो उधर जाके, मतलब ट्रेडिंग में डेबिट है तो उस साइड, क्रेडिट में मतलब राइट साइड पे सेटल हो जाएगा ये। और मेरे भाइयों, ट्रेडिंग अकाउंट में हर एक चीज जो आपको समझा सकता था वो समझा दी है। ठीक है, आगे जाके एक वर्ड यूज हो सकता है जहां लिखा हुआ हो सकता है एडजस्टेड परचेज। ठीक है, ऐसा वर्ड यूज हो सकता है एडजस्टेड परचेज, जिसका मतलब है कि आपने ओपनिंग स्टॉक भी लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लिया, परचेज रिटर्न सब एडजस्ट कर लिया। बस वहां डायरेक्ट जब आप एडजस्टेड परचेज लिखो ना, तो अलग से ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मत लिखना। ठीक है ना, देखो जैसे आगे कहीं पे किसी क्वेश्चन में समझाया हो तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का कंसेप्ट डिस्कस जरूर किया होगा यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड हम जस्ट कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, एडजस्टेड परचेज मतलब जो भी सारा ओपनिंग स्टॉक है वो ऑलरेडी जोड़ लिया है, परचेज भी जोड़ लिया है, परचेज रिटर्न माइनस भी कर दिया और क्लोजिंग स्टॉक भी जोड़ लिया है। ठीक है ना, मतलब घटा लिया है। तो ये भी नहीं आपको लिखना, तब तब ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं लिखना, ये भी नहीं। इन 1 2 3 इन चारों की जगह पर डायरेक्ट यहाँ पे एडजस्टेड परचेज का नाम लिख देना, काम खत्म। उसके बाद आपको ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ट्रेडिंग अकाउंट कुछ इस तरीके से करा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से उतारो और इसको याद करो और फिर इसके बाद इनके उस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो। मेरे भाइयों, मैं आपको एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 करा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर एन प्रैक्टिस, कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको और फिर थोड़ा आपको भी लगेगा कि चलो अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया है किस तरीके से है। इसके बाद चलो खैर, क्या आपको बोल दिया डायरेक्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, हालांकि उसने बोला भैया इसकी जो है जर्नल भी बनाओ। तो मैं आपको कहता हूँ कि मैं सिर्फ अकाउंट बनाऊंगा और मैं हाथों हाथ उसकी लेजर भी समझा दूंगा, आप कर लेना। ठीक है ना, चलो खैर, हमें पता है इस साइड हमारा रहेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और ये हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है ना, फॉर द ईयर एंडेड, और जो भी हो 31 मार्च 2025-26। हालांकि ध्यान रखना, ये जो मैं इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ ये 2025 से 26 मतलब जो इस साल की लेटेस्ट बुक है उसके यूज करके कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी इस साइड पे डेबिट और क्रेडिट लिख देना। ठीक है, और क्वेश्चंस तो वैसे हालांकि पिछले साल और इस साल के सिमिलर मिलेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं। 31 मार्च 2025 को बनाना है। सबसे पहले आपको पता है ओपनिंग स्टॉक लिखते हो यहाँ पे आप। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिखते हो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे जाके क्लियर होंगी चीजें। आप जब इस क्वेश्चनों को करोगे, फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, तो कुछ चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में दी गई होंगी और कुछ अलग से एडजस्टमेंट में लिखी होंगी, ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखी होंगी। तो आप बस एक चीज समझ लो कि जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें लिखी गई होंगी उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जगह होगा, उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जगह होगा, वो सिर्फ एक जगह रिकॉर्डेड होंगी। बहुत रेयर केस है कहीं पे 2 जगह रिकॉर्डेड होंगी। तो लेकिन जो एडजस्टमेंट होगी ना, उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन अभी तक कभी रिकॉर्ड करी ही नहीं गई है। एडजस्टमेंट अभी तक कभी उसकी ट्रांजैक्शन हुई नहीं, एरर्स कुछ करना भूल गए, वो सारी चीजें, तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, तो उसको 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हम इसको आगे जाके पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट को अभी नहीं। लेकिन हाँ, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हो तो क्लोजिंग स्टॉक आपको ना ट्रायल बैलेंस में देगा, ना नॉर्मल क्वेश्चन में देगा, सबसे नीचे देगा, सबसे ऊपर दे देगा। इसका मतलब पता है क्या होता है, कि क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी चीज है जो 2 जगह रिकॉर्ड होती है। आप कहोगे भैया हमने तो अभी एक ही जगह सीखा यहाँ क्लोजिंग स्टॉक में, यहाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक जगह और रिकॉर्ड होता है, वो आपका बैलेंस शीट में असेट्स की साइड पे क्लोजिंग स्टॉक वहां भी आता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्लोजिंग स्टॉक एक ऑलरेडी अपने आप में ही एक काइंड ऑफ एडजस्टमेंट होती है जो 2 जगह रिकॉर्ड होती है। और बहुत से लोग इस चीज की गलती कर देते हैं, क्वेश्चन करते हैं वो उसको वहां लिखना भूल जाते हैं। तो आप जब भी कभी क्वेश्चन करो ना फुल फ्लेज, अभी तो जस्ट बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ ट्रेडिंग सीख रहे हैं, जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करो ना तो तीनों अकाउंट एक साथ बनाना और हाथों हाथ इधर भी डाला इधर भी डाला, ये काम करना। हालांकि अभी तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें, मेरे को समझानी थी आपको बातें। ओपनिंग स्टॉक मेरे भाइयों 1 लाख रुपए दे रखा है, मैं सिर्फ 1,01,L ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में। इसके बाद मुझे पता है परचेज आनी चाहिए 10 लाख की, लेकिन मैं उसके बाद तुरंत चेक कर लूंगा कि क्या कोई परचेज रिटर्न है कि नहीं है। अभी फिलहाल मैं सिर्फ ट्रेडिंग ही समझ रहा हूँ, तो चोरी होना गुड्स का
मालिक का ले जाना, ये सब चीज़ों को मेंशन मैं अभी नहीं करूँगा, बाद में करूँगा, ठीक है ना। तो आप देखो परचेज रिटर्न का होता है, रिटर्न खरीदना और फिर उसको वापस कर देना, तो रिटर्न आउटवर्ड होता है, क्या है, हाँ जी बिल्कुल, रिटर्न है 80,000 रुपये का। मेरे भाइयों यहाँ परचेज लिख दोगे पहले 10 लाख, फिर लिखोगे माइनस, लेस कर रहे हैं क्या, रिटर्न आउटवर्ड, है ना, कितना रुपया मेरे भाइयों, 80,000। और अब आपको पता है 10 लाख में से 80,000 हटाओगे तो 9,20,000 आपका यहाँ बैलेंस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाइयों। अब आपको पता है इसके बाद और खर्चे रहते हैं, दिहाड़ी का खर्चा है, वेजेस 50,000 रुपये, ठीक है ना, वेजेस दिहाड़ी कितने रुपए, 50,000 रुपये, यहाँ पर लिख दोगे, कौन हो, परेशानी नहीं है। चलिए भैया अगला देखिए। इसके बाद मेरे भाइयों कैरेज इनवर्ड है, कैरेज इनवर्ड रेडी का हम परचेज से आता हुआ खर्चा यहाँ पे लिख देंगे, बिल्कुल भैया, कौन हो, परेशानी नहीं है। कैरेज इनवर्ड मेरे भाइयों 15,000 रुपये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लिख दिया। इसके बाद और कुछ नहीं है, राइट साइड पे सेल है और सेल रिटर्न है, तो यहाँ मेरे भाइयों बाय सेल्स, ठीक है ना, सेल्स। अब आपको सेल आउटवर्ड भी दे रखा है, आपने बेचा किसी को सामान, मेरे भाइयों सेल आपने करी 15,50,000 की, ठीक है ना, 15.50 है ना लाख, और उसमें से रिटर्न हो गया मेरे भाइयों 50,000 रुपये का, मतलब वो बंदा आपको सामान भी देगा, रिटर्न आउटवर्ड जो हुआ वो एक तरीके से 50,000 आ भी गया, तो नेट सेल 15 लाख की रह गई। ये भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्लियर। फिर मेरे भाइयों क्लोजिंग स्टॉक है 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक। और याद है ना, देखो इसको देखो, क्वेश्चन भी आप देख रहे होगे बिल्कुल नीचे की तरफ लिखा हुआ, क्लोजिंग स्टॉक मेरे भाई कितने लाख का है, 2 लाख, 15 2 17। और मेरे भाइयों ये था अपना क्या कहते हैं, हाँ 1 लाख, 9,20,000, ये कम है, 15 2 17 ये ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, बैलेंसिंग करोगे, 17 लाख, 17 लाख लिख दोगे डायरेक्ट, ठीक है ना, और यहाँ भी लिख दोगे मेरे भाइयों 17 लाख, ठीक है ना। 17 में से मेरे भाइयों मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कितना माइनस होके बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है 6,15,000, मतलब इन सबको घटा के, ये सब जोड़ के, इसमें से घटा के 6,15,000 का बैलेंस आ रहा है। मुझे पता है कमाई ज्यादा हुई, नुकसान कम हुआ, तो इसलिए इसको मैं लिख दूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, और मेरे भाइयों इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी लिख दूंगा मेरे भाइयों। और इस तरीके से एक बेसिक क्वेश्चन को किया जाता है। अब हो सकता है आपके मन में एक सवाल है, भैया जनरल तो बताई नहीं, अरे मेरे भाई जनरल में क्या दिक्कत है, आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, तो आप लिख दोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है ना, इसको मत लिख देना रिटर्न, इसको मत लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटपुट, दो में छोड़ दो इसको। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैरेज इनवर्ड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रोस प्रॉफिट भी लिखना, लेकिन ये लास्ट के एंट्री, इसको छोड़ दो भी। अब इसको उल्टा लिखो, सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ठीक है ना, इसको मत लिख देना भी, माइनस कर है, इसको छोड़ दो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, ये सब लिख दिया। अब आप समझो ये नेगेटिव है, एक्चुअल में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, और ये पुराने जमाने में, मतलब मेरे जमाने में, मेरे से भी थोड़ा पहले जमाने में, ये वाली साइड को यहाँ तो अभी माइनस करा गया डायरेक्ट, लेकिन पहले इसको डेबिट में लिखा जाता था, और इस वाली साइड को जो यहाँ माइनस हो रखी है उसको क्रेडिट में लिखा जाता था, यानी कि कहीं ना कहीं ये नेगेटिव है, ये डेबिट होती है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू रिटर्न आउटवर्ड होता है। और आप खुद सोचो रिटर्न आउटवर्ड तो क्रेडिट ही है, और रिटर्न इनवर्ड है ये वाला मेरे भाई डेबिट होता है, टू ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ये सारी जनरल एंट्री मैंने आपको हाथों हाथ बता दी, और लास्ट अपनी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर लेना। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, कि ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऐसे ऐसे करके मेरे भाइयों एंट्री कर सकते हो आप, एक दो उसमें डायरेक्ट सारी एक साथ कर दी, खत्म। जो भी मैंने सारी एंट्री बोली वही जनरल एंट्री है, सारी एक एक करके लिख दो, क्या ही दिक्कत है। जनरल एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है, मेन है आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा, और इसको बढ़िया से तरीके से याद कर लेना। इसके बाद मेरे भाइयों मैं अभी इसको खत्म नहीं कर रहा, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन में लगेगा प्रॉब्लम है उसको मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन मैं इसका तुरंत नेक्स्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको। ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये नई क्या चीज है, इन तीनों का आपस में क्या लेना देना है। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये वाली जो मैं चीज सिखा रहा हूँ आपको, ये वाली चीज आपके 12th में आने वाली है, ठीक है ना। 12th में एक रेशियो वाला टॉपिक है, बहुत बार ऐसे अकाउंटिंग कंसेप्ट में आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बार बार आती है, बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, कुछ भी नहीं है, हलवा है, बस मैं समझाऊंगा, वो चुटकी है ना, चुटकी याद रखना, यहाँ चुटकी बजाएंगे और फिर उस टाइम पे आपको कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा देनी है, ठीक है मेरे भाइयों, कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं, ठीक है मेरे भाइयों, ध्यान से सुनना। एक वर्ड इसको लिखा जाता है ऐसे, COGS, जनरली कुछ नहीं होता, ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक ये चीज, इसके साथ साथ एक्चुअल में एक वर्ड रिलेट किया जाता है सेल्स, ठीक है ना, और इसके साथ एक वर्ड को रिलेट किया जाता है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। इन तीनों के बीच में चीजें चलती है, इन तीनों के बीच में रिश्ते चलते हैं, वो तीनों के बीच में रिश्ते हम अपने आराम से समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं आपको समझाता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, ध्यान से देखो। ये अपनी तीन चीजें हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनना,
जनरली कुछ नहीं होता। आप क्या करते हो, बहुत बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात। आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक माल 80 रुपए का बनाकर तैयार कर दिया। आपने इस माल को 80 रुपए का, ये आपकी लागत है, इनपुट है एक तरीके से। फिर आप जायज बात है इसमें कुछ ना कुछ मार्जिन ऐड करोगे कि भैया 80 रुपए का था और मैंने इसे 20 रुपए ज्यादा में बेचना है, यानी कि मैंने इसे कितने में बेचना है, 100 रुपए में। तो आप कहोगे भैया 100 रुपए में बिका, दिस इज योर एक्चुअल सेल। ये आपकी क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। एंड दिस मार्जिन इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका शुरुआत में सबसे पहले प्रॉफिट होता है, दिस मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट। और मेरे भाइयों कुछ नहीं है, 80 रुपए में जो आपका माल बन के तैयार हुआ था, वो एक्चुअल में ये था कि मुझे उस माल की, जो गुड्स मैंने बेचा है, उसकी, वो जो गुड्स मैंने बेचा है उसकी एक्चुअल में कितनी कॉस्ट थी, लागत कितने का था। तो ये कहलाता है हमें COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है ना। और बस और कुछ नहीं, ये तीनों चीजें आपस में रिलेट करती है। इससे डरावना डरावना क्वेश्चन पूछता, पता नहीं बच्चा क्यों घबराता है। आप खुद देखो ना, यानी कि आप समझ गए हो कहीं ना कहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें अगर आप क्या जोड़ लो, प्रॉफिट जोड़ लो, तो आपका क्या आ जाएगा, सेल। और कोई आपसे पूछे सेल कैसे आएगी, तो आप इतना कहोगे कि भैया सेल ऐसे आएगी, कितने का माल था उसमें कितने का प्रॉफिट जोड़ा, दोनों को जोड़ के पता चल जाएगा सेल कितनी है। या फिर आप क्या कहोगे कि अगर आपको प्रॉफिट पता लगाना हो, भैया कितने का माल बेचा और कितने की लागत थी। कोई बोले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता लगाओ, तो आप बोलोगे भैया माल अगर 100 रुपए का बेचा और उस पर प्रॉफिट कितना है ये पता चल जाए, तो हमें पता चल जाएगा माल कितने का। तो बेसिक सी चीजें ऊपर नीचे तो चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत कोई खतरनाक सी चीज नहीं है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक फॉर्मूला और रिलेट किया जाता है, उसमें मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। वो फॉर्मूला और समझना ध्यान से। एक तो क्लियर हो गया आपको, अब एक और फॉर्मूला समझो यहाँ पे, ध्यान से देखो मेरे भाइयों। हो सकता है आपको बोले कि कॉस्ट ऑफ गुड सेल पता लगाओ एक्चुअल में कितने की है, तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूँ। 2 मिनट देखना इधर, ध्यान से देखना इधर। अब आप समझ गए ट्रेडिंग अकाउंट की तो कुछ चीजें, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या लिखते हो, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक लिखते हो आप, है ना। फिर आप उसमें एक तरीके से क्या, जो भी माल आपने परचेज किया है, यानी कि इसको परचेज ना कह के मैं नेट परचेज कह देता हूँ। नेट परचेज मतलब कि जो भी मैंने माल वापस भी किया है उसको माइनस करके एक्चुअल परचेज, जो एक्चुअल है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, परचेज हमारी 40 रुपए की होती है लेकिन 5 रुपए का माल वापस कर दिया होता है, तो एक्चुअल परचेज तो सिर्फ 35 ही रह जाती है ना। तो मैं उस एक्चुअल परचेज की बात कर रहा हूँ, तो नेट परचेज में वर्ड यूज कर लूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाइयों कोई मेरा खर्चा है अगर, तो खर्चे को मैं ना अब क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार ये 3-4 अमाउंट नहीं लिखूंगा, तो मैं इसीलिए एक बार ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक ही बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर वेजेस आती है, पावर एंड फ्यूल आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, बहुत सारे खर्चे आते हैं, लेकिन मैं क्यों ना इसे डायरेक्ट एक्सपेंस कह दूं, ठीक है। और इस तरफ मैं क्या लिखता हूँ मेरे भाइयों, आप कहोगे भैया इस तरफ आप क्या लिखते हो, इस तरफ भैया हमें पता है आप सेल्स लिखते हो, सही बात है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप सेल्स लिखते हो भैया, इसके अलावा नेट सेल बोल रहा हूँ मैं, ये बात ध्यान रखना, नेट सेल। नेट सेल मतलब जो भी मैंने सेल करी है, तो हो सकता है 40 रुपए की मेरी सेल हुई है, उसमें से 5 रुपए का सामान वापस ही आ गया हो, तो नेट सेल मेरी 35 की रही होगी। तो इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, मैं कोई माइनस वाइनस नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट एक्चुअल सेल लिख रहा हूँ कितने की हुई है। और इसके साथ साथ मुझे पता है यहाँ पे मैं लास्ट में लिखता हूँ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, यही चीज करता हूँ। अब मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, ये अकाउंट के बेसिस पे आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अब आप देखो, आपको पता है अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है क्वेश्चन में, तो किस साइड आता है, आप लोगों भैया हमें तो पता है यहाँ आता है। बस ध्यान से सुनना मेरी बात, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है इस साइड, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो जी, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इस साइड आ गया, काम खत्म। अब 2 मिनट सुनना, बहुत ज्यादा अच्छे से सुनना मेरी बात। एक फॉर्मूला तो मैंने यहाँ क्लियर कर दिया आपको, क्या, कि जो भी आपका माल जितने का भी है, आपका माल जितने का भी है, आपका माल जितने का भी होता है, उसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ते हो और फिर आप पता लगा पाते हो आपकी सेल कितने की हुई। यानी कि ध्यान से सुनना मेरी बात, यानी कि अगर मैं 2 मिनट के लिए सेल कॉस्ट निकालना चाहता हूँ, सिर्फ सिर्फ कॉस्ट निकालना चाहता हूँ कि माल कितने का बना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS कह सकते हो, कॉस्ट कह सकते हो, तो उधर मैं लिखूंगा ऐसे कि सेल में से अगर मैं पता लगाऊं कितने का मेरा प्रॉफिट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माल 100 रुपए में बेचा और ग्रॉस प्रॉफिट मेरा जो था उसमें से वो 20 रुपए का था, तो एक्चुअल में आप पता लगा सकते हो कि आपका माल बन के कितने का तैयार हुआ था, 80 रुपए का माल आपका था, जिसको आपने 20 रुपए का फायदा जोड़ के 100 रुपए में बेचा। अब मेरी बात बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। अब देखो सेल आपका यहाँ है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ है।
आप खुद सोचो, 2 मिनट इस पार्ट को इग्नोर करो, इस पार्ट को, आप ये सोचो ये जितने भी चीजें हैं ये कहीं ना कहीं हमारी लागत ही तो बता रहे हैं। अगर आप इस फॉर्मूले के जरिए देखोगे, आप क्या करो, आप इसको जोड़ो, आप इस खर्चे को जोड़ो, ये आपका खर्चा है, ये खर्चा है आपका, और ये आपका खर्चा नहीं है। ये आपका खर्चा क्यों नहीं? क्योंकि ये माल बिका ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो। भाई पूरे साल आपने जितने का माल पहले से ही बचा हुआ था, उस पे जो माल खरीदा, उसके बाद क्या सारा माल बिक गया होगा? क्या नहीं, कुछ बच गया होगा, तो उसको हटा दो, उसकी कॉस्ट हटा दो, और उसमें जो भी आपका डायरेक्ट खर्चा है यही तो आपकी कॉस्ट बताता है। यानी कि आपको अगर कल को बोले कि कोई बिजनेस में कॉस्ट पता लगाओ, तो आप कहोगे भैया सबसे पहले तो वो माल जो हमारे पास शुरू में पड़ा था, जिसको हम पिछले साल बना के छोड़ दिए थे और सोचे थे कि अगले साल जाके बेचेंगे, यानी कि उसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक। हाँ आपने कहा भैया बिल्कुल सही, ओपनिंग स्टॉक में भैया हमने उस साल जो भी माल खरीदा होगा वो जोड़ेंगे, ठीक है, क्या नेट परचेज, है ना भैया, बिल्कुल। और भैया फिर आप कहोगे भैया उसमें कोई डायरेक्ट खर्चे हो वो भी जोड़ दो भैया, मैंने कहा बिल्कुल सही मेरे भाई। अब अगला बताओ, आप कहोगे भैया लेकिन जब साल खत्म होता है तो ये जो है ये सारा खर्चा आपका कॉस्ट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने 80 रुपए का माल शुरू में रख रखा था, फिर आपने 100 रुपए का माल और खर्च खरीदा, फिर आपने और खर्चा लगाया ऊपर से 100 रुपए, तो हो सकता है अब आपका टोटल माल बन के इतने का तैयार हो, 100, 200, 280। लेकिन भैया आप गलती कर रहे हो, क्यों? क्योंकि पता चला बाद में कि 80 रुपए का माल क्लोजिंग स्टॉक था जो हमने बेचा ही नहीं, जो साल के आखिर में बचा लिया। तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ी गलती हो जाएगी, इसको तो दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, तो हम इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं जो हमारा एक्चुअल में बच गया होता है, जो एक्चुअल में बिका नहीं होता है, जो हमने बेचा नहीं होता है, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो बच गया होता है, जो कि होता है 80 रुपए। एक तरीके से ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि साल शुरुआत हुई थी तो इतने का माल लाए थे, फिर इतना और खरीदा, फिर और डायरेक्ट खर्चे लगाए, और फिर माइनस कर दिया जो माल बेका ही नहीं बच गया, तो वो कॉस्ट में नहीं जुड़ना चाहिए ना। तो अगर आपको कोई बोले कॉस्ट निकाल के दो, आपको कोई बोले कि कितने की लागत आ रही है, ये लागत पता लगा के दो, तो ये आप लागत कैसे पता लगाओ? आप कहोगे भैया जो भी हमने खर्चा करा है, जितने का भी सामान बनाया वही हमारी लागत है, ये लागत है, ये लागत है, ये लागत है, लेकिन ई लागत नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि ये तो बच गया ना, छोड़ दिया इसको। तो मेरे भाइयों आप एक तरीके से खुद सोचो, जो आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो ना, ये तीनों चीजें वही है, कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल। कैसे? सुनो तो सही, देखो ना, कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट है, इसके बाद ये प्रॉफिट आपने कमाया, ये सारी चीज, लेकिन इसमें से इस क्लोजिंग स्टॉक को घटा दो, है ना, वो तो आप डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए घटा देते हो, तो आपका क्या बच जाता है? सेल बच जाता है। या फिर अगर आप सेल में से ये ग्रॉस प्रॉफिट हटा दो तो ये सारी कॉस्ट ही तो बच जाती है आपकी। तो चीजें कहीं ना कहीं रिलेट ही तो कर रही है कि नहीं? आप खुद सोचो, अगर आप 2 मिनट देखो, 2 मिनट आप देखो ध्यान से, ये आपका फॉर्मूला आपको पता है कि कॉस्ट है सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करो, मैंने कहा बिल्कुल सही है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, ये देखो, इन दोनों को देखो, इस इक्वेशन को लिखो, क्या है ये? थोड़ा सा यहाँ जगह नहीं होगी, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मुझे बताओ ये क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक, उसमें क्या है आपका परचेज, अब ध्यान से देखना मैं पूरा लिख रहा हूँ, इसमें क्या है ये आपका डायरेक्ट खर्चा, इसमें क्या है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना, इसमें क्या है ये ग्रॉस प्रॉफिट मेरे भाइयों, और बराबर में इस तरफ क्या है, आप कहोगे भैया सेल है, और ये क्या है, ये आप कहोगे प्लस में क्लोजिंग स्टॉक है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक काम करो, जरा कॉस्ट का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो। तो आपको पता है कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? सेल में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट घटा दो, है ना। देखो सेल यहाँ है, बस ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ले जाता हूँ और क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले आता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट को उधर ले जा रहा हूँ, सेल को इधर ले आ रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, बस उसकी जगह क्या नहीं होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि प्लस का क्लोजिंग स्टॉक इधर आके माइनस का क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, और जो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस का था वो उधर वहां जाके माइनस का ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। और अब आप देखो, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट बराबर में कॉस्ट, बराबर में दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट। यानी कि यहां से आपका कॉस्ट निकालने का एक और फॉर्मूला है। आज के बाद कोई भी आपसे पूछे कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब ये सोचना चाहिए कि मेरा माल कितने का बना, ना कि ये कि कॉस्ट पता नहीं क्या चीज होती है। सेल तो हाँ माल जो बेचा, ग्रॉस प्रॉफिट हाँ तो जो है। बहुत से लोग तो यही अपनी अकाउंट्स यही बर्बाद कर देते हैं ये सोचने में कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सेल COGS क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट अलग होती है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड सेल अलग होती है? नहीं मेरे भाई, सब एक ही चीज होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने वो चुटकी वाला हिसाब किताब सुना हो, अटेंशन पूरी पे करी हो, तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो, कोई भी एक्सट्रीम लेवल का डरावना क्वेश्चन आ जाए आपको वो हलवा लगेगा।
ठीक है ना, बस ये चीज समझ में आनी चाहिए क्या। और इसमें मेहनत भी नहीं करनी मेरे भाई, ये मात्र ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बेसिक है, मजाक लगेगा क्या। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज डायरेक्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर में सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, खत्म, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं किसका फॉर्मूला बन गया, आपका कॉस्ट का। तो कोई आपसे पूछे, जब भी कोई कॉस्ट पूछे ना, इसको भूल जाना। कोई जब भी आपसे कॉस्ट पूछा, आप बोलना ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट खर्चा क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये याद रखना, अकाउंट का इसका चेहरा अपने दिमाग में इसको सेव कर लो, इधर ओपनिंग स्टॉक परचेज डायरेक्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट, खत्म। और मुझे पता है मेरा माल जितने का बना, मतलब मेरी कॉस्ट, उसमें मैंने जितने का भी प्रॉफिट कमाया यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, उन दोनों को मैं जोड़ूंगा, सेल आ जाएगी, खत्म। ये 3-4 इक्वेशंस आपने मन में सोचो मेरे भाइयों, और अब मैं आपको इसके 2-4 अच्छे बेहतरीन लेवल के भी और बेसिक लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जरा इसको उतार लो। इस साल की बुक का मैं आपको इलस्ट्रेशन 12 करा रहा हूँ, ठीक है, बेसिक से शुरुआत करा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन भी कराऊंगा, ये भी मत सोचना बेकार है। कहता है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट, आप चाहो तो क्वेश्चन डायरेक्ट वो फॉर्मेट अकाउंट बना के भी कर सकते हो, ठीक है ना। कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, उस साल जब टोटल परचेज हुई वो 8 लाख की है, ठीक है। कह रहा है जो रिटर्न आउटवर्ड है, यानी कि परचेज रिटर्न ही हो गया एक तरीके से, कह रहा है रिटर्न आउटवर्ड वो 20,000 है, ठीक है। कह रहा है डायरेक्ट खर्चा जो है, कहता है वो 60,000 है मेरे भाइयों, कितना है डायरेक्ट खर्चा 60,000। और आपको कहता है एंड 2/3 ऑफ द गुड इज सोल्ड फॉर, अब देखो क्या कह रहा है, 2/3 ऑफ गुड्स, 2/3 गुड्स था और उसको सोल्ड करा हमने कितने रुपए में, 6,10,000 रुपए में। मजेदार चीज है, बस ये लैंग्वेज डरा देगी बच्चे को, बच्चा बोलेगा भैया समझ नहीं आ रहा मेरे को, तो समझा दो जरा। तो देखो मेरे भाइयों, उसमें कुछ भी नहीं है। अब आप हर बार जरूरी थोड़ा ना डायरेक्ट वो पूरा अकाउंट ही सोचोगे, आपको एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि माल जितने का ही बनता है प्लस जितने का ही माल बनता है उसमें आप जो भी प्रॉफिट कमाते हो उससे आपकी सेल आती है। लेकिन आपका माल पूरा 100% माल होता है, प्रॉफिट भी पूरा 100% होता है और फिर सेल भी पूरी 100% होती है, तीनों चीजें 100-100 होती है। लेकिन यहाँ आपका माल ना जितना भी था, उस 3 हिस्से का सिर्फ 2 हिस्सा माल बिका है 6,10,000 में। तो यूं मत सोचना कि आपका पूरा माल बिका है। तो जरा अगर सोच ले कि पूरा माल बिकता तो कितने का बिकता। अब आप सोचो कि जो गुड सोल्ड हुआ है, यानी कि गुड सोल्ड कॉस्ट नहीं है, बहुत से लोग इसे कहीं कॉस्ट ना समझने बैठ जाना, ये एक्चुअल में बोल रहा है कि माल जो बिका, यानी कि सेल की बात कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे पता नहीं है मेरी सेल कितनी है, उस सेल को मैं एक्स मान लो, यानी कि जितनी भी मेरी सेल हुई होगी उस सेल का 2/3 करा होगा मैंने, 2/3 ऑफ है ना, मतलब मल्टीप्लाई, और वो मेरी 6,10,000 आई है। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूं तो मैं लिखूंगा 6,10,000 गुना में 3 और बटे में 2, ये 3 उधर और ये 2 नीचे, ठीक है ना। उसके बाद में 0 0 0 0, 3 एकम 3 3 6, 3 एकम 3 3 6 18, हाँ ओके, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 2। इसके बाद एक्स की वैल्यू जब मैं निकालूंगा 9, मेरे ख्याल से 15 लाख, 9,15,000 डायरेक्ट निकाल लूँ, कंफर्म करते हैं एक बार। 6,10,000 था, 0 2 3 0 4 0, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, इतना बच रहा है मेरे भाइयों। अब मैं इसको 2 के पाड़े से भाग करता हूँ, ये जाएगा 9 नंबर पे, ये जाएगा 15 नंबर पे, 1 2 3, मेरे भाइयों 9,15,000 आ रहा है। इसका मतलब अगर टोटल में एक्चुअल माल बेचता तो 9,15,000 का बिकना चाहिए था, टोटल माल इतने का बिकना चाहिए था, ठीक है ना। हालांकि उसने मुझे बोला क्या, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, और उसने मुझे, अब ये बात बताओ, अभी तक क्या मैंने टोटल माल बेचा है? अभी तक तो मैंने टोटल माल बेचा भी नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इतने माल पे निकलना चाहिए जितना माल बेचा है। तो एक मिनट रुक जाओ, आप ध्यान से सुनो। अब देखो, हालांकि टोटल सेल आप समझ गए यहाँ से कि टोटल सेल अगर होती तो 9,15,000 की होती, है ना, टोटल सेल होती तो 9,15,000 की होती। लेकिन 2 मिनट सुनो मेरी बात, माल अभी जो बिका है, देखो समझो एक तरीके से, माल जो बिका है वो 2/3 बिका है। तो एक चीज समझो, माल 2/3 बिका है, तो जो कॉस्ट भी हुई होगी वो कहीं ना कहीं वो भी तो 2/3 ही होगी। और ग्रॉस प्रॉफिट भी एक तरीके से ऐसा समझ लो कि जितना माल है उतने का ही ग्रॉस प्रॉफिट भी हुआ होगा। ये 100% माल का तो काम है नहीं। उसने बोला कि सेल जो हुई है वो 2/3 हुई है, मतलब 3 माल थे तो उसमें से 2 वो सेल करा है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट भी कमाया होगा वो 3 माल से 2 में कमाया होगा, और जो कॉस्ट भी आई होगी वो 3 माल से 2 माल की होगी, तभी तो पता चल पाया होगा। ये वाली सेल आपके पास 6,10,000 है, समझ रहे हो। अच्छा, ये परचेज है और रिटर्न आउटवर्ड है, डायरेक्ट खर्चा है ना। इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो आपकी डायरेक्ट जो भी है भाई इससे कॉस्ट ही आएगी।
जायज बात है, इससे तो आप बेसिक सी कॉस्ट ही निकाल पाओगे, क्योंकि जितनी जानकारी उससे ही निकालोगे। आपको पता है कॉस्ट कैसे निकलती है, कॉस्ट में आप सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हो, फिर आप परचेज जोड़ते हो, फिर आप परचेज में डायरेक्ट खर्चा जोड़ते हो, और फिर आप लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो। ओपनिंग स्टॉक जीरो है, परचेज में नेट परचेज लिखते हो, 8 लाख की परचेज है, 20,20,000 तो वापस कर दे, तो नेट परचेज कितने की हो गई, 7,80,000 की। फिर उसमें डायरेक्ट खर्चा 6,60,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्चुअल में जो आपकी लागत आई है टोटल, वो 8,40,000 की लागत आई है। लेकिन मेरे भाइयों ध्यान से सुनना, ये जो कॉस्ट है, ये उसने कहीं से भी नहीं बोला कि ये जो कॉस्ट है वो 2/3 माल की कॉस्ट है या कितने की है, ये तो टोटल कॉस्ट है ना। और आपको पता है टोटल सेल आपकी ये है 9,15,000। अब आप खुद सोचो, 9,15,000 की आपकी टोटल सेल रही है, टोटल सेल 2/3 नहीं टोटल, और 8,40,000 एक तरीके से आपका टोटल क्या है, टोटल कॉस्ट है। इन दोनों को अगर आप घटाओगे तो आप पता लगा सकते हो, 11 में से 4 गए, 5 में से 5 गए 0, 11 में से 4 गए 7, 75,000 आपका एक्चुअल में नेट प्रॉफिट आ रहा है, अगर आप पता लगाओगे। लेकिन आपका ये आंसर आएगा नहीं अभी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दिस वैल्यू इज फॉर 100%, this value is for 100% and this value is for 100%, but we have to find the 2/3 profit, the 2/3 gross profit। मतलब क्या मैंने सेल पूरी करी है, नहीं। क्या मेरी लागत भी पूरी आनी चाहिए, नहीं। क्या मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी पूरा होना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैंने तो सेल ही 2/3 की करी है, तो उस हिसाब से कॉस्ट भी 2/3 होनी चाहिए, और फिर प्रॉफिट 2/3 आएगा। यानी कि जो मैंने 8,40,000 निकाला ये 100% कॉस्ट है, तो मुझे इसकी 100% कॉस्ट नहीं चाहिए। ये आंसर बिल्कुल सही था, इस आंसर को यूं मत सोचना मैंने गलत कर दिया, मैंने समझाया इसीलिए कि 100%, 100%, 100%, ठीक है। अब देखो कॉस्ट है 8,40,000, ठीक है ना। अब आप सोचो इस 8,40,000 की जो कॉस्ट है उसका आपको 2/3 करना है, क्योंकि ये पूरी 100% वैल्यू यानी कि 3 वैल्यू पूरी, और इससे आपको इसका 2 हिस्सा निकालना है, ठीक है ना। 2 नंबर पे, फिर बचेगा 2 8 नंबर पे, 2,80,000 आएगा, और फिर आप जब इसको 2 से गुना करोगे तो 5,60,000 आ जाएगा। यानी कि जो आपकी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट तो आपकी 8,40,000 थी, लेकिन 2/3 वाली जो कॉस्ट है वो आपकी 5,60,000 है। और अगर इतना भी समझ में नहीं आया ना, वैसे तो खैर चलो हो गया, 6,10,000 और 5,60,000 में जो डिफरेंस है वो 50,000 का है, तो ग्रॉस प्रॉफिट 50 का है। नहीं तो आपने अभी 75,000 निकाला था ना अभी प्रॉफिट, वहां से भी आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था 75,000, जब मैंने समझाया वो 75,000 ग्रॉस प्रॉफिट 100% ग्रॉस प्रॉफिट था, लेकिन आपको ग्रॉस प्रॉफिट 2/3 चाहिए था, तो अगर आप उसका भी 2/3 करते, ठीक है ना, 25 नंबर पे, तो 2 गुना 25 आपका आंसर तब भी 50,000 आ जाता। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, सिर्फ इस चीज पे आपको ये समझना है कि ये सारी वैल्यू जो थी ना वो 2/3 के बेसिस पे चाहिए थी आपको, लेकिन हमने क्या करा, हमने पूरी 100% भी निकाली और फिर 2/3 के हिसाब से समझ लिया। अगर मैं आपको डायरेक्ट 2/3 करा के समझा देता हूँ, फिर मैं आगे क्वेश्चन आपको कराता, तो हो सकता था आपको कंफ्यूज आए, इसलिए मैंने जान पूछ के 100% की भी वैल्यू बताई पूरी, और उसने आंसर 2/3 मांगा था, तो 2/3 और पूरे 100% में आप डिफरेंस क्रिएट कर चुके होगे, कंफ्यूज नहीं हो गए होगे, क्योंकि कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन ही तो था ये। चलो खैर इसके आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे भाइयों मैं आपको डायरेक्ट एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो है इलस्ट्रेशन 17। वैसे इसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चन है, कर लेना आप आराम से। कहता है क्लोजिंग स्टॉक निकालो। अच्छा आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट के फॉर्मूले से आता है। कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कॉस्ट का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ से आता है क्लोजिंग स्टॉक, आएगा इसी से। इसके बाद आपको कहता है कि ओपनिंग स्टॉक आपको 20,000 दे रखा है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं 20,000। फिर आपको कहता है कैश सेल्स। अच्छा सेल दो तरीके की होती है, एक उधार की सेल और एक कैश सेल, और दोनों को जोड़ दो तो टोटल सेल होती है। तो हम ध्यान देते हैं टोटल सेल के ऊपर कि टोटल सेल कितने की है। तो कैश सेल 60 है और टोटल क्रेडिट सेल 40 है, तो टोटल सेल 1,00,000 की हो गई। इसको लिख के साइड में रख दो। कहता है परचेज 70,000 है, यहाँ परचेज को 70 लिख दो। अच्छा डायरेक्ट खर्चे की बात नहीं करी, 0 मान लो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक बराबर में कॉस्ट। आपको पता है 90,000, ठीक है ना, और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक बराबर में कॉस्ट। अब अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, एंड कॉस्ट किसी एक और फॉर्मूले से आती है, क्या, जितने का माल बना
उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, कौन सा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और वो किसके बराबर होती है, सेल के। लेकिन सेल आपको दे रखी है कितनी, 1 लाख, ठीक है ना, और आपको कहता है ग्रॉस प्रॉफिट वो भी पता होना चाहिए। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो कॉस्ट का 33 होल 1/3% है। अब ये वाली बात बड़ी मजेदार है, कहता है जो ग्रॉस प्रॉफिट अगर आपको निकालना है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज 33 होल 1/3% ऑफ कॉस्ट। आगे जाके परसेंटेज वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ये फोकस करना है कि क्या चीज किसकी परसेंट है कितनी, क्या चीज किसकी परसेंटेज है कितनी है। ये जो चीज है ग्रॉस प्रॉफिट, ये इतना परसेंट है, लेकिन किसका है, कॉस्ट का है। तो आप कॉस्ट को एक्स मान लो, जिस किसी का भी परसेंटेज दे रखा होगा उसको एक्स मान लेना, कॉस्ट को एक्स मान लो, और ग्रॉस प्रॉफिट उसी एक्स का 33 होल 3 होल 1/3% है। और कभी भी 33 होल 1/3% लिखा आ जाए या 66 होल 2/3% आए, 33 का मतलब 1/3 फ्रैक्शन और 66 होल 2/3 मतलब 2/3 फ्रैक्शन। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको मैं अगर लिखूं, मैं लिखूंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो वो क्या है, इज इक्वल टू में वो है इस एक्स का कितना परसेंट, 33 होल 1/3% मतलब 1/3 x/3। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो x/3 है। अच्छा 2 मिनट ध्यान से सुनो, कॉस्ट को आपने x माना है तो ग्रॉस प्रॉफिट x/3 है, कॉस्ट को आपने x माना है तो ग्रॉस प्रॉफिट x/3 है। यहाँ कुछ नहीं है, 1 1 दिया 3, ठीक है ना, 3 और 1 4, यानी कि कुल मिला के इन दोनों को जब आप एलसीएम लेके जोड़ोगे 4x हो जाएगा, बराबर में 1 लाख, x इज इक्वल टू 1 लाख गुना में 3 अपॉन में 4, ये कटेगा 25,000 पे, 25 इंटू 3, x की वैल्यू आ जाएगी 75,000 मेरे भाइयों। यानी कि जो कॉस्ट है वो 75,000 रुपये है, कॉस्ट है मेरे भाइयों कितनी, 75,000। और 75,000 को अगर आप 3 से विभाजित कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है, 25,000 रुपये। हालांकि हमें सिर्फ कॉस्ट चाहिए थी कितना, 75,000, ठीक है ना, और 90,000 को 75,000 को उधर भेज दो, क्लोजिंग स्टॉक को ले आओ, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस 75, आंसर इज 15। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी 15,000 आ जाएगी। इस तरीके से कुछ निकालनी थी मेरे भाइयों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको मैंने जो डिस्कस करा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आराम से ट्राई कर लेना, जो भी डाउट होंगे इसका अलग से एक डाउट क्लास रखूंगा और आराम से डिस्कस कर लूंगा। कि मैं आपको इतना कहूंगा, ये वाला क्वेश्चन देखने से पहले इसके पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेना, फिर इस क्वेश्चन पे आना, फिर इस वीडियो को देखना। तो क्वेश्चन हालांकि पूरा करा दिया बट स्टिल ध्यान रखना। चलो ठीक है जी, तो मेरे भाइयों यहाँ मेरा टारगेट यही था कि बेसिक कंसेप्ट खत्म करना है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लियर करूंगा, ठीक है जी।